हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज आरएनए प्रोसेसिंग पर डिस्कशन हम लोग करने चल रहे हैं और इसके बारे में हम आपको बताएंगे वो 3 स्टेप्स जो कि आरएनए प्रोसेसिंग में होते हैं। आरएनए प्रोसेसिंग, हम लोग अब तक इस बात को डिस्कस कर चुके हैं कि 2 प्रकार के आरएनए होते हैं। जो प्रोकैरियोटिक सिस्टम था उसमें हमने आपको बताया था, प्रोकैरियोटिक सिस्टम में जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट होता है, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, इसको हमने मैसेंजर आरएनए कहा था डायरेक्टली। और हमने आपको यह भी बताया था कि ये जो मैसेंजर आरएनए होता है इसका इमीडिएट ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाता है विदाउट अंडरगोइंग द प्रोसेस ऑफ आरएनए प्रोसेसिंग। किसी भी प्रकार का कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता और हमारा जो ये मैसेंजर आरएनए होता है ये सीधे सीधे ट्रांसलेट होकर के पॉलीपेप्टाइड का निर्माण कर लेता है। हमने आपको ये भी बताया था कि चूंकि प्रोकैरियोटिक सेल में किसी भी प्रकार का कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, ऐसी कंडीशन में जो भी काम हो रहा है वो सब साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा है। ठीक, तो इस प्रकार से यहाँ होता क्या है कि आरएनए का 5 प्राइम एंड जैसे बनता है उसका ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाता है, यद्यपि अभी ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया चल रही है, अभी कंप्लीट नहीं हुई है। इसलिए क्या होता है कि वहाँ पर ओवरलैपिंग होता है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन प्रोसेस इन दोनों में ओवरलैपिंग होता है। तो लेकिन यह बात अगर हम देखें किसमें, इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स की अगर हम बात करें तो यूकैरियोटिक सिस्टम में क्या होता है कि जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट होता है, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, इसके बारे में हमने आपको बताया था कि जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट होता है हम इसको HNRNA बोलते हैं और इसका फुल फॉर्म भी हमने आपको बताया था, इट इज नोन एज हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए। ये हमने आपको बताया था, इट इज नोन एज द हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए। ठीक, हमने आपको बताया था कि जो HNRNA होता है इट इज नोन एज द प्रेकर्सर। क्या कहते थे इसको? इसको हम प्रेकर्सर कहते थे, प्रिकर्सर ऑफ मैसेंजर आरएनए। और इससे मैसेंजर आरएनए का निर्माण तब होगा जब इसमें 3 स्टेप्स होंगे। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, इन तीनों से पास होगा। इसमें हमने आपको बताया था स्टेप नंबर 1 इट इज नोन एज कैपिंग, स्टेप नंबर 2 इट इज नोन एज टेलिंग एंड स्टेप नंबर 3 इट इज नोन एज स्प्लाइसिंग। और इन 3 स्टेप्स के बाद यानी कि HNRNA को अगर हम मैसेंजर आरएनए में परिवर्तित करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? HNRNA को अगर मैसेंजर आरएनए में हम परिवर्तित करना चाहते हैं तो इन 3 स्टेप्स से होकर के इसको गुजरना पड़ेगा। इनमें से पहला स्टेप है कैपिंग। हमने आपको इसका पर्पस भी बता दिया था पिछले लेक्चर में कि कैपिंग जो होता है वो 5 प्राइम एंड पर होता है और इसके इमीडिएट ट्रांसलेशन से इसको रोका जाता है। टेलिंग जो होता है इट इज फॉर सेफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म थ्रू द न्यूक्लियर पोर्स। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि टेलिंग में होता क्या है, कैपिंग में होता क्या है। और तीसरा जो स्टेप हमने आपको बताया था वो स्प्लाइसिंग था। इसके बारे में भी हमने आपको इंट्रोड्यूस कराया था कि चूंकि यूकैरियोटिक जीन में क्या होता है, कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस दोनों पाए जाते हैं, कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस। ये जो कोडिंग सीक्वेंस होते हैं ये पॉलीपेप्टाइड में एमिनो एसिड के लिए कोड करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन है ये कई एमिनो एसिड्स के साथ यूनाइट करके पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के साथ एक पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन करता है, राइट। लेकिन अगर हम बात करें इंट्रॉन की तो ये स्प्लिट सीक्वेंस जनरेट करते हैं, क्योंकि इनका काम किसी भी प्रकार के एमिनो एसिड को कोड करने का नहीं होता, इसलिए इनको हम नॉन कोडिंग सीक्वेंसेज कहते हैं। हमने आपको ये बताया था कि शुरुआत में जब जीन की ओरिजिन हुई थी तो आपको मालूम है कि द फर्स्ट फॉर्म ऑफ जीन इन द वर्ल्ड वाज आरएनए, और इस आरएनए में इसको हमने प्रोजीनोट कहा था। इट वाज कंसीडर्ड एज द एंसेस्टर ऑफ बोथ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक स्टॉक्स, राइट। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल इसी प्रोजीनोट से जनरेट हुए थे। तो इसमें उस दौरान इंट्रॉन और एक्सॉन दोनों थे। इन ड्यू कोर्स ऑफ इवोल्यूशन मैंने आपको बताया था कि इंट्रॉन्स गायब हो गए थे प्रोकैरियोटिक जीन से, इसीलिए इसको हम डायरेक्ट मैसेंजर आरएनए बोलते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में ये इंट्रॉन्स पड़े रह गए एक्सॉनों के बीच में, और इस प्रकार के जीन को हम स्प्लिट जीन कहते हैं। और इस स्प्लिट जीन में इंट्रॉन एक्सॉन दोनों हैं, इसलिए इसको हेट्रोजीनियस टर्म के साथ भी यूज किया जाता है।
तो हेट्रोजीनियस और न्यूक्लियर आरएनए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये न्यूक्लियस में बनता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा एचएनआरएनए। हमने आपको पिछले लेक्चर में ये भी बताया था कि एचएनआरएनए का इमीडिएट ट्रांसलेशन पॉसिबल नहीं है, एचएनआरएनए का इमीडिएट ट्रांसलेशन पॉसिबल नहीं है। इसलिए क्या करना चाहिए, इसलिए चूंकि इसका इमीडिएट ट्रांसलेशन पॉसिबल नहीं है तो इसमें से इंट्रांस को रिमूव करना पड़ेगा। इंट्रांस को रिमूव करने की इस प्रक्रिया का नाम क्या है, इट इज नोन एज स्प्लाइसिंग। आज हम अपने इस लेक्चर में यही बताने चल रहे हैं कि व्हाट हैपेंस इन दीज 3 स्टेप्स। नाउ लेट्स कम टू डिस्कस अबाउट द कैपिंग। कैपिंग में होता क्या है, सबसे पहले हम इस पर बात करें। Now come to see what happens in capping. सबसे पहला स्टेप कैपिंग। ये जो आपका प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है, ये इसका 5 प्राइम एंड है और ये इसका 3 प्राइम एंड है। इसको हम एचएनआरएनए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंसेज पाए जाते हैं। ये जो यहां पर हम नीले कलर में आपको दिखा रहे हैं, दिस वन, ये जो ब्लू कलर में दिखाया जा रहा है, हम इसे बोलेंगे इंट्रॉन, और इन्हें हम बोलेंगे एक्सॉन्स। एक्सॉन्स के बीच में, यानी कि एक्सॉन्स को अगर हम जीन मान रहे हैं तो इंट्राजीनिक पोजीशन है इनकी, इंट्राजीनिक रीजन्स, और इन इंट्राजीनिक रीजन्स से क्या बना, इनको इंट्रॉन कहा गया। इंट्रॉन्स क्या है, इंट्राजीनिक रीजन्स। इंट्राजीनिक रीजन्स ऑन्स और यहां से इंट्रा, इन दोनों को मिला दिया तो क्या हो गया, इंट्रॉन्स हो गए। ठीक है, तो इस तरह से इंट्राजीनिक रीजन्स, यानी कि ऐसे जीन्स जो कि एमिनो एसिड के लिए कोड कर रहे हैं, उनके बीच में नॉन कोडिंग सीक्वेंसेज को क्या बोलते हैं, इंट्रॉन्स बोलते हैं। ये किसी भी प्रकार के एमिनो एसिड को कोड नहीं करते। अब यहां पर 5 प्राइम एंड पर अटैचमेंट किस चीज का होता है, कैपिंग क्या चीज है, कैपिंग की प्रक्रिया में क्या होता है, देयर इज द एडिशन, यहां पर एडिशन होता है ऑफ 7-मेथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एक प्रकार का रेजिड्यू है, यहां पर एक बायोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है, 7-मेथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, एक प्रकार का न्यूक्लियोटाइड है ये। इसको यहां पर इसके 5 प्राइम एंड पर लाकर अटैच किया जाता है, 7-मेथाइल ग्वानोसिन, दिस वन। क्या बोलेंगे इसको, इसको हम बोलेंगे 7-मेथाइल ग्वानोसिन, और 3 फॉस्फेट होते हैं, ये इसकी लिंकिंग हो जाती है यहां पर, और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम यहां पर कैप कह रहे हैं। इसी को क्या बोल रहे हैं, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज कैप। इन द प्रोसेस ऑफ कैपिंग, द अटैचमेंट ऑफ 7-मेथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट टेक्स प्लेस एट इट्स 5 प्राइम एंड। इस स्ट्रक्चर को आप क्या बोल रहे हैं, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज हेट्रोजीनियस आरएनए। इस हेट्रोजीनियस आरएनए में ये नीले कलर में इंट्रॉन सीक्वेंसेज हैं और बीच बीच में एक्सॉन्स हैं। इसके 5 प्राइम एंड पर सबसे पहला काम हो रहा है क्या, अटैचमेंट ऑफ 7, ME स्टैंड्स फॉर मेथाइल एंड G फॉर ग्वानोसिन, 7-मेथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, इस रेजिड्यू को इस पर अटैच कराते हैं। यह अटैचमेंट की प्रक्रिया काफ़ी लेंदी है, आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए हम उसके बारे में डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। अधिकतम आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, व्हाट हैपेंस इन कैपिंग, तो आपको बताना है एडिशन ऑफ 7-मेथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट takes place at the 5 prime end of HNRNA. And what is the purpose of this? The purpose of this step is to protect the 5 prime end of RNA and avoid the immediate translation unless and until this
प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट इज कंप्लीटली ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। जब तक यह काम नहीं होगा न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म को, यह प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट जब तक ट्रांसफर नहीं होगा तब तक यह काम नहीं होगा। कौन सा काम? ट्रांसलेशन का। ये बात समझ गए? व्हाट इज द पर्पज ऑफ कैप एंड व्हाट इज द कैपिंग? ये दो सवाल इस पर बनेंगे। तो कैपिंग में हम 7 मेथाइल गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट का अटैचमेंट कराते हैं। मकसद इसका होता है टू प्रोटेक्ट द 5 प्राइम आरएनए फ्रॉम द इमीडिएट ट्रांसलेशन अंटिल इट इज कंप्लीटली ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द न्यूक्लियस, राइट। अब इसका जो दूसरा स्टेप होता है, उस दूसरे स्टेप को हम नाम क्या देते हैं? दूसरे स्टेप को हम टेलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ये स्टेप नंबर 1 था आरएनए प्रोसेसिंग का। स्टेप नंबर 2 जो है, इट इज नोन एज द टेलिंग। टेलिंग, इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसको बोलते हैं पॉली एडिनाइलेशन। ये है पॉली एडिनाइलेशन। पॉली एडिनिलिक ग्रुप इस पर अटैच होता है। ऐसे नहीं समझ पाएंगे आप। 3 प्राइम एंड के बाद आरएनए समाप्त हो जाता है। यानी कहने का मतलब कि आरएनए का स्टार्ट पॉइंट कौन होता है? 5 प्राइम, और इसका एंड पॉइंट कौन होता है? 3 प्राइम। तो इसके 5 प्राइम पर तो कैपिंग हो गई, और इसके 3 प्राइम पर लगभग 200 से 300 की संख्या में एडिनिलिक ग्रुप, जी हाँ, एडिनिन नाइट्रोजन बेस वाले न्यूक्लियोटाइड्स का अटैचमेंट होता है। और ये कहां पर होता है? दिस टेक्स प्लेस टू दिस एंड ए ए ए ए ए ए लाइक दिस। इस तरह से ये अटैचमेंट इसके 3 प्राइम एंड पर होता है, और इस प्रोसेस को हम टेलिंग कहते हैं। दिस वन इज नोन एज टेलिंग। अटैचमेंट ऑफ about 200 to 300 adenylate group, and this addition is template independent addition of polyadenylate group, right? इसको हम क्या लिखेंगे? What happens in this? The template independent addition of about 200 to 300 adenine nitrogen bases are takes place. अगर आपसे पूछा जाए कि टेलिंग में कौन सा काम होना है, तो आप बोलेंगे साहब इसमें प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट के 3 प्राइम एंड पर 200 से 300 की संख्या में एडिनिलिक ग्रुप का अटैचमेंट होता है, जिसमें जो नाइट्रोजन बेस होता है ये एडिनिन होता है। अब इसको हम टेम्पलेट इंडिपेंडेंट क्यों कह रहे हैं? टेम्पलेट इंडिपेंडेंट इसलिए कह रहे हैं कि जिस डीएनए से आरएनए का निर्माण हुआ है, उस डीएनए में एडिनिलिक ग्रुप का कॉम्प्लीमेंट्री बेस मौजूद नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री बेस जो कि आरएनए में ऐड हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि इनका कॉम्प्लीमेंट्री बेस डीएनए में मौजूद है, जिस डीएनए से आरएनए का निर्माण हो रहा है। इसको इस प्रकार से आप समझें। ये नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो जल्दी कर लीजिए। यहां पे देखिए व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर। सपोज करिए कि ये आपका डीएनए है, 3 प्राइम 5 प्राइम, ये आपका डीएनए है। यहां पर थायमीन अटैच है, यहां पर एडिनिन मौजूद है और सी है। फिर इसके बाद ACC है, फिर इसके बाद TAG है, फिर इसके बाद CCA है। सपोज दैट ऐसे ये आपका डीएनए टेम्पलेट है जिस पर कि आरएनए का निर्माण होना है। दिस वन इज द डीएनए टेम्पलेट, या इसी को आप नॉन कोडिंग सीक्वेंस कह सकते हैं।
नॉन कोडिंग हम आपको बता चुके हैं, इसे आप कह सकते हैं ये डीएनए है, और इसी डीएनए के टेम्पलेट स्ट्रैंड पर आपको आरएनए का निर्माण करना है। अब आपको अगर आरएनए का निर्माण करना है तो आपको पता है कि न्यूक्लिक एसिड के निर्माण में किसी भी प्रकार का, चाहे वो आरएनए हो और चाहे वो डीएनए हो, जब इनका निर्माण होता है तो यहां पर होता है कॉम्प्लीमेंटेशन। क्या होता है? यहां पर कॉम्प्लीमेंटेशन होता है। तो कॉम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा? अब आपका आरएनए यहां से बनना शुरू करता है, तो 3 के सामने कौन सा बनेगा आरएनए का एंड? 5 प्राइम एंड, और यहां से आरएनए स्टार्ट होके इस दिशा में चलेगा। अब थाइमीन जहां पर है वहां पर इसमें आरएनए में क्या आएगा? टी के सामने इसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस कौन होता है? यानी टी से पेयरिंग किसकी होती है? एडेनिन की। तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस है। तो अगर इसके डीएनए टेम्पलेट में थाइमीन है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस आरएनए में कौन आएगा? एडेनिन आएगा। तो हमने यहां पर एडेनिन लिख लिया। अब ए के सामने यहां पर कौन आएगा? तो कह रहे साहब आना तो थाइमीन चाहिए, लेकिन चूंकि हम आरएनए बना रहे हैं तो आरएनए में थाइमीन की जगह पर कौन होता है? यूरेसिल होता है। तो ऐसी कंडीशन में यहां पर टी न लिख करके क्या लिखेंगे? हम यहां पर यू लिखेंगे। ए के साथ यू का अटैचमेंट हो गया। सी का कॉम्प्लीमेंट्री बेस जो होगा वो आरएनए में अपीयर करेगा, नो डाउट इट इज ग्वानिन। हमने ऐसे लिख लिया। अब इसके बाद आप देखेंगे ए के सामने यहां पे यू आएगा, जी होगा, जी होगा, राइट। अब अगला कॉम्प्लीमेंटेशन इनका देखेंगे, टी के सामने यहां पर एडेनिन आएगा, ए के सामने यू आएगा, जी के सामने सी आएगा। आगे बढ़ेंगे तो इन नाइट्रोजन बेसेज का कॉम्प्लीमेंटेशन होगा जी, जी और यू, ये हो गया। अब देखिए यहां पर 5 के सामने 3 आ जाएगा, राइट। क्या हो गया? आपका ये आरएनए तैयार हो गया। अब इसके आगे अगर और एडिशन हो, अब हम यहां पे क्या बता रहे हैं? इसके आगे हम यहां पर क्या बता रहे हैं? हम यही बता रहे हैं कि इसमें कोई नाइट्रोजन बेस नहीं है, लेकिन यहां पर आरएनए में कौन जुड़ जाएगा? इसमें एडेनिन जुड़ेगा। अब यहां पर एडेनिन का एडिशन अगर हो रहा है लाइक दिस, ऐसे, इनकी संख्या कितनी है? 200 to 300 बेस पेयर्स हैं ये है। कहां पर अटैचमेंट हुआ इनका? जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है, जो आरएनए बना है, इसके 3 प्राइम एंड पर अटैचमेंट किसका हो रहा है? पॉली एडिनिलिक ग्रुप का हो रहा है। यद्यपि इसके लिए कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री बेस यहां पर मौजूद, इनके लिए कोई भी नाइट्रोजन बेस करेस्पॉन्डिंग डीएनए टेम्पलेट में मौजूद नहीं है। तो हाउ दिस विल कम? दिस विल कम, इट इज नोन एज टेम्पलेट इंडिपेंडेंट एडिशन ऑफ नाइट्रोजन बेस, राइट। यहां पर टेम्पलेट में उसके रिगार्ड में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन फिर भी आरएनए में ये आकर के अटैच हो रहा है, तो क्या बोलेंगे इसको? इट इज नोन एज टेम्पलेट इंडिपेंडेंट एडिशन। क्या बोलेंगे इसको? टेम्पलेट इंडिपेंडेंट एडिशन बोलेंगे। यही चीज लिखा गया है, द टेम्पलेट इंडिपेंडेंट एडिशन ऑफ अबाउट 200 to 300 एडेनिन नाइट्रोजन बेसेज to the 3 prime end of primary transcript is known as editing और टेलिंग कहते हैं इसको। बात समझ में आ गई? यानी कि जिसके रिगार्ड में कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजन बेस नहीं है टेम्पलेट में, फिर भी अटैचमेंट हो रहा है उसका, इसी को हम पॉली एडिनाइलेशन भी कहते हैं। कितनी संख्या इनकी होती है? 200 to 300। इसकी मैकेनिज्म आपके कोर्स में नहीं है, thus आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इट। केवल आपको इतना, ऐसे इसमें से जो सवाल आने हैं अधिकतम आपसे यहीं से बन जाएंगे, नीट के क्वेश्चंस। इतनी बात समझ में आ गई? अब अगर हम यहां पर देखें तो ये वही चीज है कि इसके 5 प्राइम एंड पर तो कैपिंग हो गई और इसके 3 प्राइम एंड पर क्या हो गया? टेलिंग हो गई। तो स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2, कैपिंग क्यों हुआ? क्योंकि ट्रांसलेशन, जो इमीडिएट ट्रांसलेशन होना है, अभी तत्काल रोक लिया जाए, पहले ये न्यूक्लियस से ट्रांसपोर्ट होकर बाहर आ जाए, उसके बाद इसका ट्रांसलेशन स्टार्ट होता है, राइट। What is the purpose of polyadenylation? Polyadenylation for trace safe transport of this primary transcript from nucleus to the cytoplasm. यह आरएनए बनकर न्यूक्लियस से सेफली बाहर चलाए, इस पर्पज से इसकी टेल में पॉलीएडिनाइलेशन की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाती है। समझ गए ना? इतनी बात क्लियर हो गई? नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज स्प्लाइसिंग। व्हाट डू मीन बाय स्प्लाइसिंग? व्हाट हैपेंस इन स्प्लाइसिंग? आप देखेंगे
अभी ये एक स्टेप इसका बाकी है जिसको हम स्प्लाइसिंग कह रहे हैं, क्योंकि एचएनआरएनए अभी मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट नहीं हो पाया है। क्यों नहीं हो पाया है? क्योंकि इसमें अभी इंट्रॉन्स मौजूद हैं। इंट्रॉनों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को स्प्लाइसिंग कहते हैं। हाउ कैन इट बी डिफाइन? द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग। व्हाट हैपेंस इन स्प्लाइसिंग? यू कैन राइट हियर। स्प्लाइसिंग में क्या काम होता है? अगला जो तीसरा स्टेप है वो स्प्लाइसिंग है। नाउ इन दिस स्टेप व्हाट हैपेंस? द इंट्रॉन, इसको पूरा नाम कैसे लिखते हैं? इंट्राजीनिक रीजन्स are removed out from the HNRNA। यहां से इसको हम बाहर निकालते हैं। द प्रोसेस इज नोन एज, इस क्रिया को नाम क्या देते हैं? इज नोन एज द स्प्लाइसिंग। हम इस प्रक्रिया को स्प्लाइसिंग के नाम से जानते हैं। राइट। क्या कहा गया कि इस जीन से, जो आपके सामने ये जीन दिख रहा है, इसमें से इंट्रॉन सीक्वेंसेज को क्या करना है? इन्हें बाहर निकालना है। इनको बाहर का रास्ता दिखाना है कि आप हमारे किसी काम के नहीं हैं, चलो बाहर। क्योंकि आप रहोगे तो फिर आप एमिनो एसिड के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दोगे। आप एमिनो एसिड को कोड नहीं करोगे तो बीच में गैप बन जाएगा। कौन सा गैप बन जाएगा? कह रहे साहब हम तो पॉलीपेप्टाइड अगर हम बनाना है हमको, तो हम क्या करेंगे? ये वाला सेगमेंट एमिनो एसिड देगा, ये सेगमेंट एमिनो एसिड देगा, लेकिन ये एमिनो एसिड नहीं देगा, ये एमिनो एसिड नहीं देगा, ये फिर एमिनो एसिड के लिए कोड करेगा। तो जो एमिनो एसिड्स यहाँ पर कोड हो रहे हैं उनके बीच की दूरी ज़्यादा है, और अगर इनके बीच की दूरी ज़्यादा है तो इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन संभव नहीं है। और जब पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन ही नहीं होगा तो कैसा पॉलीपेप्टाइड, तो फिर कैसा कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड चेन, तो फिर इसका कोई मतलब ही नहीं रह गया। इसलिए यहाँ से इंट्रॉन्स को बाहर निकालना है। कब निकालना है? बिफोर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन स्टार्ट्स द इंट्रॉन्स शुड बी रिमूव्ड आउट। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो इंट्रॉन्स होते हैं इन्हें निकाला कैसे जाए? इनको निकालने के लिए कुछ खास प्रकार के एंजाइम्स और प्रोटीन्स का कॉम्प्लेक्स होता है। कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन्स और एंजाइम्स का कॉम्प्लेक्स होता है जो कि इंट्रॉन्स को बाहर निकालता है। स्प्लाइसिंग का यह काम करने वाले इस कॉम्प्लेक्स को हम स्प्लाइसियोसोम बोलते हैं। राइट। क्या बोलते हैं? स्प्लाइसियोसोम। हाउ दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस? तो कहेंगे द स्प्लाइसिंग टेक्स प्लेस, splicing takes place with the help of few protein and enzyme complexes। और इसे हम नाम देते हैं नोन एज, इट इज नोन एज स्प्लाइसियोसोम। इसको स्प्लाइसियोसोम कहते हैं। राइट। ये क्या चीज है? ये प्रोटीन और एंजाइमों का एक कॉम्प्लेक्स होता है। और इसमें ये जो एंजाइम्स और प्रोटीन्स का जो कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें कौन कौन होते हैं? वो कौन से प्रोटीन्स होते हैं? ये जो प्रोटीन्स होते हैं इनको हम कहते हैं स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स। स्मॉल न्यूक्लियर
N RNPs, स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स, राइट। और शॉर्टकट में हम इन्हें स्नर्व्स कहते हैं, SNURPS, स्मॉल न्यूक्लियर राइबोसोमल प्रोटीन्स, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स, राइट। स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स एंड दीज आर इन शॉर्ट नोन एज स्नर्व्स, राइट। और इनके साथ जो एंजाइम इनकी मदद करता है, एंजाइम, इट इज द राइबोजाइम। ये कौन है? राइबोजाइम। और प्रोटीन कौन है? प्रोटीन स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स होते हैं। और इन दोनों के इस कॉम्प्लेक्स को नाम क्या देते हैं? इन दोनों का जो ये कॉम्प्लेक्स है हम उसे स्प्लीसियोसोम कहते हैं, राइट। क्या कहते हैं? स्प्लीसियोसोम। स्प्लीसियोसोम्स में दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो एंजाइम होता है जिसे हम राइबोजाइम कहते हैं, और दूसरा कौन होता है? इसे हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं राइबोजाइम। व्हाट डू मीन बाय राइबोजाइम? शुरू में भी मैंने आपको बताया था कि आरएनए मॉलिक्यूल डीएनए से थोड़ा डिफर करता है। हाउ दिस डिफर्स? ये डीएनए से डिफर करता है। किस मामले में डिफर करता है? ये जो राइबोजाइम है, राइबोजाइम, दिस वन इज व्हाट? राइबोजाइम क्या है? इट इज द आरएनए मॉलिक्यूल acting as the enzyme. RNA molecule acting as enzyme is known as ribozyme. DNA cannot act as enzyme, but RNA can act as enzyme. And when RNA act as enzyme, it is known as ribozyme. यहाँ पर सेल्फ स्प्लाइसिंग के लिए जिम्मेदार है राइबोजाइम। इसकी डिटेल मैकेनिज्म आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए हम इसको ज़्यादा नहीं केवल स्प्लाइसियोसोम तक का डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि स्प्लाइसियोसोम पर क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, ठीक। तो स्प्लाइसियोसोम क्या होता है? इट इज द मोबाइल कॉम्प्लेक्स ऑफ स्मॉल न्यूक्लियर प्रोटीन्स एंड राइबोजाइम्स एंड नोन एज स्प्लाइसियोसोम। अब इसमें जो प्रोटीन्स पाए जाते हैं, ये जो प्रोटीन्स होते हैं डिनोटेड एज U, और इनकी सीरीज होती है U1, U2, U4, U5 एंड U6। इस प्रकार की इनकी सीरीज होती हैं इन प्रोटीन्स की, और इनको हम U से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। ये सभी प्रोटीन्स किससे रिप्रेजेंट होते हैं? U से। U1, U2, U4, U5, U6, इस प्रकार से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। और इनका कॉम्प्लेक्स जो कि एंजाइम राइबोजाइम के साथ होता है, इसे मिलाकर जो टर्म बनता है उसको स्प्लीसियोसोम कहते हैं, इस कॉम्प्लेक्स को स्प्लीसियोसोम कहते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन अधिकतम पूछा गया कि स्प्लीसियोसोम में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो दो चीज़ें होती हैं, एक तो ये प्रोटीन्स होते हैं और दूसरा इनका राइबोजाइम कंपोनेंट होता है। इन दोनों से मिलकर स्प्लीसियोसोम बनता है। ये जो प्रोटीन्स होते हैं इनको स्नर्व्स कहते हैं, स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स, और इनका डिनोशन जो होता है वो U से होता है, U1, U2, U4, U5 एंड U6, राइट। ये सारी बातें समझ गए। अब स्प्लाइसिंग होती कैसे है? व्हाट हैपेंस इन स्प्लाइसिंग? ये जो इंट्रॉन्स होते हैं, दीज आर लूप्ड आउट, इंट्रॉन्स आर लूप्ड आउट, ठीक है। इनकी लूपिंग होती है और लूप आउट करके ये बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो इस चीज को आप लिख लेंगे, इन स्प्लाइसिंग प्रोसेस, इन स्प्लाइसिंग प्रोसेस द इंट्रॉन सीक्वेंसेस are looped out, यानी कहने का मतलब, अगर हम इसको डायग्राम से समझना चाहें कि इसमें कैसे होती है लूपिंग, अब यहां पर अगर देखें हम, जैसे ये 5 प्राइम है, ये आपका एक्सॉन है, ये एक्सॉन है,
ये एक्सॉन है, ये एक्सॉन है और 3 प्राइम एंड ये है। ये आपका हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए है। दिस वन इज द इंट्रॉन, दिस वन इज द इंट्रॉन, दिस वन इज द इंट्रॉन। नाउ अब क्या होगा कि इसमें ये जो स्प्लाइसियोसोम्स होते हैं ये यहां पर आकर दोनों एंड पर इसके अटैच हो जाते हैं। इधर का एंड हम 5 3 मानेंगे ऐसे, इसी तरह से इसको हम 5 मानेंगे, इसे 3 मानेंगे, इसको 5 मानेंगे और इस पॉइंट को 3 मानेंगे। अब इनमें लूपिंग होती है, जाहिर सी बात है लूपिंग होगी तो कॉम्प्लीमेंट्री बेसेज एक दूसरे के साथ पेयर करेंगे। और ये जो इनको हम क्या नाम दे रहे हैं, इसको नाम दे रहे हैं स्प्लाइसियोसोम जो अटैच हो रहे हैं। अगले स्टेप में क्या होगा, इन नेक्स्ट स्टेप यू कैन सी हियर इस तरह से, और ये स्प्लिसियोसोम्स होते हैं। अगले स्टेप में क्या होगा कि ये जो इंट्रॉन्स होते हैं ये लूप आउट हो जाएंगे, ये बाहर चले जाएंगे। दिस वन इज 5 प्राइम एंड, दिस वन इज 3 प्राइम एंड, और इस तरह से ये लूप आउट होकर बाहर निकल गए। कौन निकल गया बाहर, इंट्रॉन्स लूप्ड आउट, इनमें से बाहर निकल गए इंट्रॉन्स लूप्ड आउट। और इस प्रकार से ये कॉन्टिन्यूअस अब आपका ये जो है मैसेंजर आरएनए कहलाएगा। दिस वन इज नाउ मैसेंजर आरएनए, बिफोर दैट इट वाज एचएन आरएनए। इसके 5 प्राइम एंड पर कौन लगा है, यहां पे कैप लग चुका है, और इसके 3 प्राइम एंड पर अटैचमेंट किसका हो गया है, इसकी टेलिंग हो चुकी है। नाउ दिस वन, और इस प्रकार से अब जैसे इसकी स्प्लाइसिंग होगी इंट्रॉन्स बाहर चले जाएंगे और एक कॉन्टिन्यूअस स्ट्रेच हमको मैसेंजर आरएनए का यहां पर प्राप्त हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। इस प्रकार से अब इसमें सारे सीक्वेंसेज कौन से हैं जो सफ़ेद कलर में दिखाए गए हैं, ये सारे एक्सॉन्स होते हैं और सारे इंट्रॉन्स निकाल करके ये बाहर कर दिए गए, और इस तरीके से आपके आरएनए प्रोसेसिंग की यह प्रक्रिया कंप्लीट हो गई। आरएनए प्रोसेसिंग की ये कंप्लीट हो गई प्रक्रिया। इसमें 3 स्टेप हमने आपको बताया, कौन कौन सा, कैपिंग, 7 मेथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट का अटैचमेंट होता है, टेलिंग में पॉलीएडिनाइलेशन होता है, और प्रोसेस में स्प्लाइसिंग में सारे इंट्रॉन सीक्वेंसेज को निकालकर हम बाहर कर देते हैं। इस प्रकार से अगर हम देखें तो हमारा एक मैसेंजर आरएनए ये तैयार हो गया, नाउ रेडी फॉर इट्स ट्रांसलेशन। अब इसका ट्रांसलेशन हो सकता है। इस प्रकार से आरएनए का निर्माण और इसकी प्रोसेसिंग हमने आपको समझा दिया। मैसेंजर आरएनए का स्ट्रक्चर क्या होगा, इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, उनसे क्या होता है, और जेनेटिक कोड क्या है, इन सब के बारे में डिस्कशन अपने हम अगले लेक्चर में करेंगे। क्योंकि मैसेंजर आरएनए को अब हम ट्रांसलेट करेंगे, किस में करेंगे ट्रांसलेट, पॉलीपेप्टाइड चेन में, यानी एक प्रोटीन बनाएंगे। इस प्रोटीन को बनाने का फार्मूला क्या होता है, नियम क्या होते हैं, इसका रूल क्या है, रूल का मतलब जेनेटिक कोड क्या है, मैसेंजर आरएनए का स्ट्रक्चर क्या है, राइबोसोम का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, और ट्रांसफर आरएनए का मैसेंजर आरएनए के कोडिंग डी कोडिंग सिस्टम में क्या रोल है, इन सब की चर्चा अपने अगले लेक्चर में करेंगे। और तभी आपको समझ में आएगा कि ट्रांसलेशन प्रोसेस में एक्चुअली होता क्या है। आज के हमारे इस लेक्चर में, छोटे से लेक्चर में, आपको आरएनए की प्रोसेसिंग की मैकेनिज्म समझ में आ गई होगी कि क्या क्या काम हो रहा है, राइट। और इनमें से जो क्वेश्चंस बनने लायक थे वो हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। कैपिंग में क्या होता है, टेलिंग में क्या होता है, स्प्लाइसिंग में क्या होता है, कैसे होता है, अधिकतम जो संभावित क्वेश्चंस थे हमने आपको नोट करा दिया है, राइट। और इस प्रकार से आज के इस लेक्चर में प्रोसेसिंग समाप्त हो गई है।
अगले लेक्चर में हम आपको जेनेटिक कोड और मैसेंजर आरएनए के बारे में बताएंगे। उम्मीद है कि आपको हमारा ये लेक्चर आज समझ में आ गया होगा। इससे संबंधित क्वेश्चन किसी भी प्रकार से ट्विस्ट करके पूछा जाएगा, आप निश्चित रूप से कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक, फीडबैक देना, समझ में आया कि नहीं आया। क्वेश्चन अगर है तो क्वेश्चन बॉक्स में डाल देना, हमारे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप पर आप डाल देना, मैं इसे सॉल्व करा दूंगा कोई अगर प्रॉब्लम होगी तो। ठीक है, मस्त रहिए। ओके।